Hello everybody, this is CBSE NCERT Science Class 9th चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। और इस पार्ट में हम हमारे जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं और चैप्टर के एंड की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सभी यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर साथ में दिए गए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझें और ये आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं हम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे 3.1 ऑन द पेज नंबर 32। ये आपके जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक का उसके पेज नंबर 32 पर दी गई इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। In a reaction, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम लिया जाता है और 6 ग्राम एसिटिक एसिड लिया जाता है। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन के बाद, है ना, आपको पता है केमिकल रिएक्शन में एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। तो जो प्रोडक्ट बने हैं हमारे वे क्या हैं? 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है अपने चैप्टर में पार्ट नंबर 1 में और 2 में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमारा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही वो होता है। तो इसी को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होगी हमारी? सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव राइज टू सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा कि जैसे ये हमारी रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, तो इनकी जो मात्रा दी गई है उनको हम इनके नीचे लिख लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट हमें दिया गया है 5.3 ग्राम, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। फिर एसिटिक एसिड दिया गया है 6 ग्राम, तो उसको एसिटिक एसिड के नीचे लिख लिया। और सोडियम एसीटेट 8.2 ग्राम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम बनता है और वाटर 0.9 ग्राम बनता है। तो यदि हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स का जो मास है इसको जोड़ लेते हैं, है ना, हमने जितना वेट शुरू में लिया है ना, यदि वही वेट हमारे प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाता है तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वह क्या होगा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। तो हम यही करते हैं यहाँ पर, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार हमारे रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? LHS शुड बी इक्वल टू RHS, दैट इज हमने क्या किया? रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास को जोड़ दिया। तो 5.3 प्लस 6 कितने होंगे हमारे यहाँ पर? ये हो जाएंगे 11.3 ग्राम, ठीक है। और जो हमारे प्रोडक्ट है इनका मास भी कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम। तो आपने देखा कि यहाँ पर LHS RHS के बराबर हो रहा है, तो हमारा जो लॉ है वह प्रूव हो जाता है। हैंस द ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार ही यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो नियम है वह यहाँ पर सिद्ध होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। तो हम वाटर का फॉर्मूला देखते हैं, H2O लिखते हैं, है ना, और हमने देखते हैं कि H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं हमारे वे 1:8 रेशियो में यहाँ पर मिले हैं, है ना। हमने सीखा था इसको इन टेक्स्ट में कि इनका जो रेशियो होता है वह कैसे निकाला जाता है। तो हमारा हाइड्रोजन का जो मास होता है वह 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो ये हो जाएगा 2:16। और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो बाय मास होगा वह 1:8 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे 1:8 रेशियो में कंबाइन होते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए हमें 24
ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये रेशियो है, अनुपात है। तो ये अनुपात क्या होगा, हमारे जैसे जैसे हाइड्रोजन की वेट बढ़ेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और निश्चित अनुपात में ही वे क्या करेंगे, अभी क्रिया करके H2O बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि यदि हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 3 से, तो 8 भी 3 से मल्टीप्लाइड होगा और ये हो जाएगा 24 ग्राम। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है कि we know hydrogen and water mix in the ratio 1:8. For every 1 gram of hydrogen it is 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो इस अनुपात से, रेशियो से हमें ये पता चलता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। Therefore, for 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो हो जाएगी 3 × 8 = 24 ग्राम। ठीक है, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 ग्राम आया, और 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 ग्राम आएगा। हैंस 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करें। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारी जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके किस नियम के अनुसार, है ना, उसका जो कौन सा कथन था, कौन सा सिद्धांत था, उसके अनुसार जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वह दिया गया, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसकी व्याख्या करता है ना। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी उसका कौन सा सिद्धांत हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, उसका एक पोस्टुलेट था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ लिखना है जो कि डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दिया था, और इसी से हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा जो मास होता है वह कंजर्व्ड रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि मास कंजर्व्ड है, मतलब हमने जो रिएक्टेंट लिए थे उनका जो मास था, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, वही मास हमें प्रोडक्ट में भी प्राप्त होता है। मास को न तो हम बना सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, वही बात ये कहता है। तो दिस पोस्टुलेट, है ना, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विच इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। इस पोस्टुलेट से हम इस नियम को यहाँ पर समझ सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा कथन या कौन सा नियम, जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था उसी तरह से यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, इसको कौन सा नियम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए कौन सा पोस्टुलेट यहाँ पर सूटेबल होगा, तो ये जो पोस्टुलेट है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर इक्वल इन गिवन कंपाउंड्स। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या और उनका प्रकार क्या होती है, हमेशा सेम होती है। कहीं से भी हमने कोई भी कंपाउंड लेकर आए, है ना, हमने सोडियम क्लोराइड लिया, है ना, समुद्र के पानी से लिया, फ्रेश वाटर से लिया, कहीं से भी लिया, तो हमें सोडियम क्लोराइड में हमेशा अनुपात क्या मिलेगा, 1:1 मिलेगा। ठीक है, एक हमारा सोडियम लिया तो एक ही हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एटम का यदि अनुपात देखते हैं तो हमारे 1:1 हमेशा हमें मिलता है। तो यही हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है वह यहाँ पर कहता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं एटम्स के और उनके जो प्रकार होते हैं वे क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डेफिनेट प्रोपोर्शन है वह भी यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वे निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 given on the page number 35, and on the page 35 there are some questions. Question number 1, define the atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट को आपको डिफाइन करना है। एन एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू एक्सप्रेस weight of atoms and molecules where one atomic mass is equal to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom। तो हमने ये इन टेक्स्ट में आपको डेफिनेशन नोट करवाई थी,
हाईलाइट करके मैंने बताया था कि आपकी जो एटॉमिक मास यूनिट है आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि हमारी जो एटॉमिक मास यूनिट है ये क्या करती है ना, ये मास की एक यूनिट है, द्रव्यमान को मेजर करने की एक यूनिट है। और ये क्या करती है, एटम और मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करती है। एटॉमिक मास यूनिट में हम किसके मास को मेजर करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल के मास को मेजर करते हैं। जहाँ पर हमारा जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वह किसके बराबर होता है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। वहाँ पर 1 एटॉमिक मास कार्बन 12 का जो एटम होता है उसके 1/12 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया था। आप इसको डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लें। एटॉमिक मास यूनिट ये 1 नंबर में 2 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज, है ना। तो ये जो एटम्स होते हैं हमारे, उनको हम नेक्ड आई से, हमारी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हम उनको नहीं देख पाते, ये संभव नहीं है उनको अपनी आंखों से देख पाना, है ना। तो ऐसा क्यों है, तो आपको पता है क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्टली एटम्स आर मिनिस्क्यूल इन नेचर। तो हमारे जो एटम्स होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा, सूक्ष्म। मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, और उनकी जो त्रिज्या होती है, डायमीटर होता है, रेडियस होती है, उसको हम किस में नापते हैं, नैनोमीटर्स में नापते हैं। और नैनोमीटर आपको पता है, एक नैनोमीटर कितना होता है, बहुत छोटी इकाई है नैनोमीटर, और ये होती है हमारे 10⁻⁹ मीटर के बराबर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 10⁻⁹ मीटर, है ना। तो इसको 1 मीटर का 10th बिलियन भाग ये हमारा होता है। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितना छोटा होता है। सेकेंडली, एक्सेप्ट फॉर एटम्स ऑफ नोबल गैसेज दैट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। तो एक तो कारण ये हो गया कि इनकी साइज बहुत छोटी होती है नैनोमीटर की रेंज में, और उसके अलावा दूसरा जो कारण है वह है कि नोबल गैसेस के अलावा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। हमने पढ़ा था हमारा जो 18th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमारे नोबल गैसेज होती हैं, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इनको हम इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रिया नहीं करती है और ये वायुमंडल में कैसे पाई जाती हैं, फ्रीली पाई जाती हैं, किसी और एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करती, क्योंकि इनकी वैलेंसी भी 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट होते हैं, वैलेंस शेल होती हैं, वे कंप्लीट फुलफिल्ड होती हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हैंस एन एटम कैन नॉट बी विजिबल टू द नेक्ड आइज। इस कारण से ये एटम जो है हमें नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो दूसरे एटम होते हैं इन नोबल गैसेस के अलावा वे दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और नए नए वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इसलिए उस एटम को पहचान पाना भी मुश्किल होता है इसी कारण से। और अब हम आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर, जो कि आपकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3 एंड 3.4 है, और ये पेज नंबर 39 पर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला तो होता है आपके जैसे आंसर में लिखा हुआ है Na2O, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट सिंपली नहीं लिखना है। जैसे आपको सिखाया गया था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले उस एलिमेंट का, एटम का नाम लिखेंगे जिससे हमारे सोडियम ऑक्साइड बना हुआ है। तो सोडियम ऑक्साइड में एक तो सोडियम होगा और दूसरा हमारा ऑक्साइड आयन होगा, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी उसके नीचे लिख देते हैं हम। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन हमारे 16 ग्रुप का एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी होती है 2-। तो 2 को हम कहाँ लिख देते हैं, ओके नीचे। अब हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, इसकी चोटी उसका सर, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रिस क्रॉस करेंगे। तो इस क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि हमें सोडियम कितने चाहिए, 2 चाहिए, और ऑक्सीजन कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2O, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले बनाने हैं। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Na2O, और इसके नीचे आप इसका नाम भी लिखेंगे कि ये क्या है, हमारा सोडियम ऑक्साइड है। ओके, देन दूसरे नंबर पर आपके दिया गया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को भी हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड में हमारे 2 एलिमेंट होंगे, एक एल्यूमिनियम और दूसरा होगा क्लोराइड, है ना। यहाँ एलिमेंट कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये एक्चुअली आयन से, जब भी हमारे कंपाउंड बनते हैं
आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं सभी आयोनिक कंपाउंड है, तो ये सब आपके आयन से मिलकर बनते हैं। एल्यूमिनियम हमारे 3+ आयन होता है और क्लोरीन आपके Cl- आयन होता है। ये आपको पता है, इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो आप चाहें तो इनको ऐसे आयन्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सिंपली आप चाहें तो इनको एटम के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे 3+ और क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे 1- और क्या करेंगे फिर क्रिस क्रॉस। एल्यूमिनियम कितने चाहिए, 1 चाहिए, क्लोरीन कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3, ठीक है, और नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले बनाने हैं, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप इनके आयंस के बारे में, वैलेंसी के बारे में अच्छे से जानते हैं। और यदि आपको अभी तक ये लर्न नहीं हुआ है तो आप जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको अच्छे से देखें। सेकंड थर्ड वीडियो में, पार्ट में मैंने इसको समझाया है, वैलेंसी कैसे निर्धारित होती है, तो आप उनको एक बार अच्छे से ज़रूर देखें और ये चीज़ें लर्न करें। देन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड आपको बनाना है, तो बताइए सोडियम सल्फाइड में हमें कौन कौन से आयन लगेंगे। तो यहाँ पर एक तो लगेगा सोडियम और दूसरा लगेगा सल्फाइड। सोडियम हमारा होता है 1+ और जो सल्फाइड होता है इस पर चार्ज होता है 2-। सल्फर जो होता है हमारे ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, तो सल्फर की भी कितनी होती है, 2- वैलेंसी यहाँ पर हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, सोडियम के नीचे इसकी चार्ज या इसकी वैलेंसी लिख देंगे 1+ और सल्फर के नीचे इसकी वैलेंसी लिख देंगे 2-। फिर क्या कर देंगे क्रिस क्रॉस। सोडियम कितने चाहिए, तो सोडियम चाहिए 2 और सल्फर कितने चाहिए, तो सल्फर चाहिए 1। तो आप क्या बना देंगे, Na2S, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है Na2S। देन हमारा जो नेक्स्ट है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, एक तो मैग्नीशियम आयन लगेगा, मैग्नीशियम 2+ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो दूसरा आयन क्या होगा, हाइड्रोक्साइड OH-। हाइड्रोक्साइड हमारा पॉली एटॉमिक आयन है और ये जो माइनस चार्ज है ये सिर्फ हाइड्रोजन पे नहीं है, ये पूरे OH पर है। पॉली एटॉमिक आयन्स और इनकी वैलेंसी भी हमने टेक्स्ट में पढ़ी थी, तो आप उसको ध्यान रखें। मैग्नीशियम हमारे 2 है वैलेंसी, तो हम क्या लिख देंगे इसके नीचे 2, और ऑक्सीजन की 1- है, सॉरी हाइड्रोक्साइड की, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे 1। तो मैग्नीशियम कितने चाहिए आपको, तो 1 चाहिए। हाइड्रोक्साइड कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि मैग्नीशियम तो 1 चाहिए, ठीक है, Mg1 नहीं लिखते, हम सिंपली Mg लिख देंगे, और OH कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो क्या आप ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट में OH को बंद करना होगा, ठीक है। ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा हमें कि O तो 1 है और H 2 है, ऐसा नहीं होता है ना। तो OH पूरा OH हमें 2 चाहिए, ऑक्सीजन भी 2 चाहिए और हाइड्रोजन भी 2 चाहिए, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से आपको बनाना है, ओके। देन यहाँ पर 4 ही दिए गए हैं, इन टेक्स्ट में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि आपने उनको अच्छे से सोल्व किया है, समझा है, वैलेंसीज याद की हैं, पॉली एटॉमिक आयन जितने भी होते हैं आपके उनके वैलेंसी ज़रूर याद कर लें। और ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें ये ज़रूर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर ज़रूर आएगा, 100%, ये मेरी गारंटी है। तो आप इनको अच्छे से लर्न करें। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं और आपको इनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसको जो ब्रैकेट में होते हैं इनको हम क्या पढ़ते हैं, होल थ्राइस, है ना। 3 है इसलिए थ्राइस, अगर 2 होता तो हम क्या पढ़ते, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दुगुना और थ्राइस मतलब 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है और दूसरा आयन है हमारा सल्फेट, तो हम आसानी से इसका नाम क्या लिख देंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, है ना, पहला आयन है कैल्शियम, दूसरा है क्लोराइड, तो हम नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये तो बहुत सिंपल है, आई थिंक आप इनको बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ये हमारा पोटेशियम सल्फेट है, ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप इनको अच्छे से लिख पाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने इन टेक्स्ट में इनको काफ़ी बार पढ़ा है और बार बार पढ़ा है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिकल फॉर्मूले लिखो,
है ना। तो इस केमिकल फॉर्मूले से आप क्या समझते हो, इससे हमें क्या लाभ है और ये क्यों लिखा जाता है, तो यही आपको यहाँ पर लिखना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल, कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है हमारे पास, तो उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसको चिन्हों के रूप में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो ये केमिकल कंपाउंड का क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। और आप यहाँ पर इसका एक उदाहरण भी लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। और आपको और भी फार्मूले आते हैं 2-4, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और सिर्फ आपको एक टर्म याद रखना है यहाँ पर, इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे, कुल मिलाकर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, किसी भी केमिकल कंपाउंड का, तो उसे हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एटम की संख्या को गिनना है। ये भी हमने पहले गिनना सीख लिया था और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमारे फ्री के नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये भी अच्छे से आना चाहिए और आई थिंक आपको आता है। H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, तो ये कितने हो गए, 2 and 1 3 एटम्स हो गए। ठीक है, देन हमारा जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर वो आयन है, PO4 3- आयन। तो ये जो 3- लिखा गया है ऊपर, ये इसका चार्ज है। ठीक है, ये इसकी संख्या नहीं है, ये तो इसके ऊपर चार्ज है, तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे फॉस्फेट आयन बनाते हैं जिसके ऊपर 3- चार्ज होता है। लेकिन एटम की संख्या यहाँ पूछी जा रही है, तो एटम कितने हैं यहाँ पर, 1 फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन, टोटल मिलाकर 5 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ आपको ये काउंट करना है और कुछ नहीं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आर एज फॉलो, H2S molecules has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of sulfur, hence 3 atoms in टोटली। तो यहाँ पर टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 3। फॉस्फेट आयन हैज 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस 5 एटम्स इन टोटली। तो यहाँ पर सारे जो एटम्स की संख्या हो जाएगी वो आप काउंट करके आसानी से लिख सकते हैं। देन हमारे पेज नंबर 40 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो आप बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।